हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने थर्मल स्ट्रेसेस का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं कि किस तरह से फ्री एक्सपांशन होता है। ठीक है, फ्री एक्सपांशन के केसेस में स्ट्रेसेस क्या कंडीशन होता है, ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू होती है या नहीं होती है। देन मैंने आपको थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में डिटेल में बताया है कि किन कंडीशंस में थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है और उसकी वैल्यू क्या क्या होती है और किस तरह से उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। मैंने आपको फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड बार्स का और पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड बार का केस यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो सकें, क्योंकि वो कंसेप्ट जाने बिना इस कंसेप्ट को डील करना, इस वीडियो को डील करना कोई भी बेनिफिट नहीं दे पाएगा आपको। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज चेक इट आउट और जाकर के उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, देन इस वीडियो को आप स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंबर्स इन पैरेलल एंड मेंबर्स इन सीरीज का प्रॉब्लम जो होगा, अगर उसमें मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो किस तरह से स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे मटेरियल में। ठीक है, यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है, अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे इस स्टडी में हम लोग सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेंगे, एक्सटर्नल लोडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मेंबर्स इन सीरीज जो होंगे और जो मेंबर्स इन पैरेलल होंगे, इनका सिर्फ हम स्ट्रेसेस का ऑब्जर्वेशन करेंगे अंडर चेंज इन टेम्परेचर, ओनली थर्मल स्ट्रेसेस का यहां पर स्टडी किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए अब देखते हैं मेंबर्स इन सीरीज के बारे में। मेंबर्स इन सीरीज के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे मेंबर्स जो कि एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनका एक सिरा दूसरे मेंबर के सिरे से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं मेंबर्स इन सीरीज। ठीक है, अब जब मैं मेंबर्स इन सीरीज की बात करूंगा तो यहां पर यह हो सकता है कि इनका जो लेंथ है वो डिफरेंट हो। इसकी लेंथ L1 है लेटस से, और इसकी लेंथ L2 है। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट हो सकता है, लेटस से A1 एंड A2 है। इनका मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, E1 एंड E2। एंड देन क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो अल्फा होता है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अल्फा इज द प्रॉपर्टी फॉर मटेरियल। अलग अलग मटेरियल्स के लिए आपको अल्फा अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर चेंज करने पे, उसमें स्ट्रेन की वैल्यू, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा मिलेगी, उसका फ्री एक्सपांशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो जो थर्मल एक्सपांशन या फ्री एक्सपेंशन बोलूं डेल एल टी वो भी ज्यादा होगा और थर्मल स्ट्रेन भी यहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 1 है, इसके लिए अल्फा 2 ले लेता हूं मैं। ठीक है, नाउ अब इस केस की बात करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखेंगे तो आप देख पाएंगे मैंने इसको बिल्कुल भी कंस्ट्रेन नहीं किया है, इसमें कोई भी मैंने रुकावट पैदा नहीं करी है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा डेल टी तो उस केस में ये जो दोनों कंपोनेंट है वो दोनों फ्रीली एक्सपैंड होंगे और इस केस में यहां पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि यहां पर अभी जो एक्सपांशन हो रहा होगा वो फ्री एक्सपांशन होगा। ठीक है, अब मुझे यहां पर थर्मल स्ट्रेस चाहिए तो मैं इसके एंड्स को फिक्स कर देता हूं। ठीक है, फिक्स कर देता हूं। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, हो सकता है कि यहां पर आपका जो गैप है वो जीरो हो। देख सकते हैं आप, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम में कोई भी गैप नहीं है सपोर्ट्स के बीच में, यानी कि यहाँ यील्डिंग ऑफ सपोर्ट का केस नहीं है ये। ठीक है, और अगर गैप होगा तब भी हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इस केस को कैसा सॉल्व करेंगे, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था ये वाला केस जहां मैंने एक सिंगल बार दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगल बार मैंने लिया था जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा था, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, यंग्स मॉडुलस इसका ई था, लेंथ इसकी एल थी। तो मैंने बताया था इस केस में डेल एल टी माइनस डेल एल इज इक्वल टू गैप होता है, और इस केस में गैप क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ये मुझे मिला था। ठीक है, नाउ जब नंबर ऑफ कंपोनेंट रहेंगे तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं सिंपल। आप देखेंगे कि ये दोनों मिलकर के एक्सपैंड होंगे तो दोनों वॉल को पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, इसको पुश करेंगे तो वॉल एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, रिएक्शन फोर्स दैट इज पी इसमें जनरेट करेगा लाइक दिस। अब क्योंकि मेंबर्स यहां पर सीरीज में है तो मैंने आपको बताया है जब मेंबर सीरीज में होते हैं और उन पर कोई सिंगल फोर्स लगाया जाए तो सारे कंपोनेंट्स में सेम फोर्स लगता है, यानी कि अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे दोनों का सेपरेट तो इसमें भी पी फोर्स आएगा और सेकंड वाला जो मेंबर है उसमें भी पी फोर्स ही आएगा। ठीक है, अब दोनों का चेंज इन लेंथ जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ डिफरेंट है, इनका मटेरियल डिफरेंट है। सिमिलरली
एट द सेम टाइम मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं एक अलग डायग्राम बना लेता हूं, लाइक दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, 1 and 2। अब इसमें मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, दोनों का डेल टी इसका टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं। तो इस केस में फर्स्ट कंपोनेंट का पॉसिबल फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, वो होगा डेल एल टी इज इक्वल टू अल्फा 1 डेल टी इंटू L1। ये इतना इंक्रीज हो सकता है इसका लेंथ। लेट अस से दिस इज दी डेल एल टी फॉर दी फर्स्ट कंपोनेंट, डेल एल टी 1। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट भी फ्रीली एक्सपैंड हो सकता था। लेट अस से दैट इज डेल एल टी 2, that will be alpha 2 del t into L2 clearly। so this was the free expansion when the component is subjected to a change in temperature del t। तो दोनों में मुझे एक्सपांशन मिल रहा है यहां पर, that is del LT1 and del LT2। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो वॉल से जो रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है P, वो दोनों में इक्वली लगा है और दोनों का नेचर आप डायग्राम से देख सकते हैं, दोनों कंप्रेसिव इन नेचर है। तो ये जो होगा ये क्या करेगा, इस मेंबर को, ये जो P फोर्स है वो कंप्रेस करेगा, ठीक है, P फोर्स जो है वो इसको कंप्रेस करेगा। और यहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोड P चेंज इन लेंथ मिलेगा डेल L। डेल L जब किसी भी मेंबर पे कोई लोड लग रहा होता है तो उस केस में जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है डेल L इज इक्वल टू होता है PL अपॉन AE। तो ठीक है, यहां पर हम लोग मेंबर नंबर 1 के लिए लिखेंगे डेल L1 इज इक्वल टू P, दोनों में सेम है, लेंथ अलग है, एरिया अलग है, यंग्स मॉडुलस अलग है। सो डेल L1 विल बी इक्वल टू PL1 अपॉन A1 E1, देन डेल L2 विल बी इक्वल टू PL2 अपॉन A2 E2। तो आप देख पाएंगे यहां पर कि मेंबर नंबर 1 इतना फ्री एक्सपांशन हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन फोर्स उसमें इतना रिडक्शन भी होगा। सेम मेंबर नंबर 2 में इतना फ्री एक्सपांशन हुआ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स यहां पर इतना उसमें रिडक्शन मिलेगा। अब आप देख सकते हो जो हमारा केस है, इस केस में ओवरऑल जो मेंबर है उसके लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं सभी जो चेंज इन लेंथ है सभी का मैं अलजेब्रिक सम कर दूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर डेल समेशन ऑफ डेल एल टी, दैट इज द सम ऑफ ऑल फ्री एक्सपेंशंस माइनस चेंज इन लेंथ ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स, दैट इज डेल एल, समेशन ऑफ डेल एल इज इक्वल टू, यहां मुझे मिलेगा 0, क्योंकि यहां पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सभी जो कंपोनेंट है उसके फ्री एक्सपांशन को जोड़ दो माइनस सभी कंपोनेंट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको जोड़ दो, तो यहां पर आप लोग को चेंज इन लेंथ, टोटल नेट चेंज इन लेंथ आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा 1 डेल टी L1 प्लस अल्फा 2 डेल टी L2 माइनस P L1 अपॉन A1 E1 प्लस P L2 अपॉन A2 E2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आप जो लोड की वैल्यू है P ये आपको मिल जाएगी। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस लोड को फाइंड आउट करना होगा। देन अगर आपको थर्मल स्ट्रेस निकालना है, थर्मल स्ट्रेस इन मेंबर नंबर 1, तो थर्मल स्ट्रेस सिग्मा T1 जो होगा, सिग्मा T1 विल बी इक्वल टू P अपॉन A1। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको सेकेंड कंपोनेंट में थर्मल स्ट्रेस निकालना है दैट इज सिग्मा T2, तो वो हो जाएगा P बाई A2। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लाया है ये सिंपल जो मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिखा था प्रीवियस वीडियो में किसी सिंगल मेंबर के लिए, वहीं से आया है। ठीक है, मैंने देखा था सिंगल मेंबर के लिए द फ्री एक्सपांशन दैट इज डेल एल टी माइनस डेल एल इक्वल टू गैप होता है। यहाँ पर गैप अगर 0 हो तो यहाँ पर इक्वल टू 0 मिलता है। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे तो सभी कंपोनेंट्स का जो डेल एल टी है वो जुड़ जाएगा और सभी कंपोनेंट का जो डेल एल है वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो मैं उसको कलेक्टिवली लिख पाऊंगा समेशन ऑफ डेल एल टी एंड समेशन ऑफ डेल एल। देन सेम एक्सप्रेशन फॉलो होगा, यहाँ पर समेशन ऑफ डेल एल टी आ जाएगा एंड समेशन ऑफ डेल एल आ जाएगा। समेशन ऑफ डेल एल टी माइनस समेशन ऑफ डेल एल आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन समझ आ गई होगी आई थिंक। अगर यहाँ पर अब यील्डिंग का केस हो, यानी कि अब यहाँ पर अगर आपका ये जो सपोर्ट है और इस ये बार के बीच में गैप गिवन हो,
यानी कि केस कुछ इस तरीके का हो, यहां पर अब गैप है, तो सिंपल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो मैं यहां पर लिखता था दैट इज डेल एल टी माइनस डेल एल इक्वल टू गैप, उसको आप लिख पाओगे यहां पर समेशन ऑफ डेल एल टी माइनस समेशन ऑफ डेल एल इज इक्वल टू द गैप। डेल एल टी की वैल्यू इसी तरह से पुट कर लीजिए, अल्फा 1 डेल टी एल 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी एल 2 माइनस माइनस पी एल 1 अपॉन ए 1 ई 1 प्लस पी एल 2 अपॉन ए 2 ई 2 इज इक्वल टू गैप। इसको सॉल्व कर लीजिए, वापस आपको इस पर्टिकुलर केस के लिए केस नंबर 2 बोल सकते हो, इसके लिए आपको P मिल जाएगा। P मिलने के बाद आप फिर अगेन सिग्मा T1 इक्वल टू P बाई A1 एंड सिग्मा T2 इज इक्वल टू P बाई A2। इसका यूज करते हुए जो कंपोनेंट्स है उसमें आप थर्मल स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, नाउ डिफरेंट क्वेश्चंस में ये गैप वाला जो कंडीशन है इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है, उसको हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको वो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हैं, दिस वाज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन व्हेन देयर इज नो गैप एंड दिस इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन व्हेन देयर इज अ गैप। ठीक है, आप अपने ईज के लिए, अपनी सुविधा के लिए सिर्फ ये वाला इक्वेशन याद रखिए। ठीक है, दैट इज विथ गैप। अगर आपका गैप नहीं गिवन होगा तो यहां पर आप गैप की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, सिंपल वही इक्वेशन आपको फिर से मिल जाएगा, दैट इज विदाउट गैप का। तो आई होप ये जो सीरीज वाला प्रॉब्लम है, सीरीज का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होती है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप यहां जो भी गिवन वैल्यूज है उसको पुट कर सकते हैं एंड थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मेंबर्स इन पैरेलल के बारे में। क्या होगा जब मैं मेंबर्स इन पैरेलल को टेम्परेचर चेंज में सब्जेक्ट करूं। ठीक है, उसको टेम्परेचर चेंज में मैं उसको ऑब्जर्व करूं तब क्या होगा। जैसा कि जानते हैं मेंबर्स इन पैरेलल में जब मैं किसी भी सेक्शन पर बात करता हूं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जितने भी मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं वो दिख जाते हैं, दैट्स अ मेंबर्स इन पैरेलल को मैं कंपोजिट सेक्शन भी बोलता हूं। ठीक है, तो यहां पर दो मटेरियल लिए हैं मैंने, ए एंड बी। यहां दो मटेरियल्स हैं। ठीक है, ए का जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज EA, बी का जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज EB। दोनों की लेंथ सेम है, L लेंथ के हैं दोनों। यंग जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन या थर्मल एक्सपांशन बोल सकते हैं, ए के लिए अल्फा ए है एंड बी के लिए अल्फा बी है। यहां पर मैं एक स्मॉल कंसिडरेशन करना चाहूंगा कि अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए। आप इस जो अभी हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं सेम एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं इसके उलट कंसिडरेशन लेकर के, दैट अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी। ये आप लेकर भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए लिया हुआ है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करूंगा, इनिशियली दोनों का टेम्परेचर Ti था, इसको मैं चेंज कर देता हूँ TF तक। सो डेल T दैट इज चेंज इन टेम्परेचर विल बी TF माइनस Ti। तो यहां पर मैं देखूंगा कि दोनों में क्योंकि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, मैं कह सकता हूं TF इज ग्रेटर देन Ti है। मैं यहां पर हीटिंग कर रहा हूं तो बेसिकली यहां पर एक्सपेंशन दिखने को मिलेगा। अब मैंने यहां पर एक एग्जम्पशन किया है, आप देख सकते हो अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए, यानी कि जो बी है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू जो है वो ए से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज करने पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, जो बी में जो थर्मल स्ट्रेन आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन ए। नाउ यहां पर देखते हैं इस चीज को। अगर मैं ध्यान से सेटअप को देखूंगा तो यहां किया क्या गया है, यहां पर बी को ए और बी के बीच में सैंडविच कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर जो B और A है इनको एक दूसरे के साथ रिजिडली फिक्स किया गया है, ग्लू कर दिया गया है या तो वेल्ड कर दिया गया है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये जो है या तो एक साथ एक्सपैंड होंगे या तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन को ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें थर्मल स्ट्रेस आएगा। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो मैंने कंपोनेंट बनाया है, ये जो मेंबर इन पैरेलल मैंने बनाया है, यहां पर मैंने कोई भी रेजिस्टिंग सरफेस नहीं लगाया जिसके बीच मैं इनको फिक्स कर रहा हूं। तो क्या इसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा जब मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, देखिए बी का जो
अल्फा की वैल्यू है बी के लिए दैट इज ग्रेटर देन अल्फा ए। सो इसका मतलब ये है अगर टेम्परेचर चेंज करता मैं और ये ए और बी आपस में फिक्स नहीं होते, एक दूसरे से चिपके हुए जुड़े हुए नहीं होते, तो ये कुछ इस तरह से एक्सपैंड हो रहा होता। सो लेट अस से दिस इज द फ्री एक्सपेंशन ऑफ बी, दिस इज फ्री expansion of B, that is del LT of B, that is equal to alpha B del T into L. ओके, सिमिलरली जो A है वो भी एक्सपैंड होगा, बट क्योंकि A के लिए जो अल्फा की वैल्यू वो स्मॉल है, दैट्स वाई इसका एक्सपेंशन, इसका फ्री एक्सपेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो B के जितना नहीं होगा, उससे कुछ कम होगा, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज del LT फॉर A, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू अल्फा B del T, सॉरी अल्फा A del T इंटू L, ये इसके लिए वैल्यू होगी फ्री एक्सपांशन की। लेकिन जो हमारा एक्चुअल केस है, इस केस में A और B जो है उनको हमने आपस में जोड़ दिया है परमानेंटली, आइदर वेल्ड करके या ग्लू करके, व्हाटसएवर हमने उसको आपस में जोड़ दिया है। तो या तो ये एक साथ बढ़ेंगे या तो एक साथ घटेंगे, ये एक दोनों में अलग अलग एक्सपांशन वाला पॉसिबल नहीं है। तो होगा ये कि ये जो सरफेस है वो एक साथ आगे बढ़ेगी और ये होगा इसका फाइनल डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं फाइनली ये इस किसी पोजीशन पे आती है, दिस इज द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तब हम देखते हैं यहां पर कि जो B है वो बेसिकली इस लेंथ तक जा सकती थी। मैं यहां पर नाम दे देता हूं डिफरेंट पॉइंट्स का, दिस इज A, दिस पॉइंट इज, दिस लेवल इज B, दिस लेवल इज C एंड दिस लेवल इज D। तो जो बार B था वो A से D तक जा सकता था, ठीक है, लेकिन ये A से D तक ना जा करके A से C तक गया, यानी कि जो उसकी पॉसिबिलिटी थी, जिस लेंथ तक वो एक्सपैंड हो सकता था, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन कर दिया गया, एंड वो कॉन्ट्रैक्शन को मैं यहां पर इस शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इतना जो लेंथ है, इसकी जो भी वैल्यू होगी बाद में देखेंगे हम, ये जो लेंथ है दैट इज C टू D लेंथ कम कर दी गई B के फ्री एक्सपेंशन में, और फाइनली B का जो एक्सपेंशन हुआ वो A टू C हुआ, ठीक है। सिमिलरली आप जब A को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे A फ्री जब एक्सपेंशन होता था दैट इज del LT ऑफ A, वो होता था A से B तक के, लेकिन इसको बढ़ा करके लेके गया, जो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पर आप देखोगे तो जो आपकी रॉड B है, बार B जो है, उसका लेंथ कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया यहां पर, जिसको मैं इस शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो लेंथ है ये एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गई और फाइनली ये भी A टू C तक एक्सपैंड हो गया। तो आप देख रहे हो जिस मटेरियल का, जब ऐसा मेंबर्स इन पैरेलल की बात करी जाएगी तो यहां से एक स्मॉल कंसेप्ट निकल के आता है कि जिस मटेरियल का अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी उस मटेरियल में हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये इतना एक्सपैंड हो सकता था, लेकिन इसको खींच करके हम फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाए हैं, ठीक है। ये जो मेंबर है इसने अपने आप को खींच करके इस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाया है, दैट्स व्हाई इसमें एक कंप्रेशन हुआ, ठीक है। सो जो B है, B में एक कंप्रेशन होगा, B में कंप्रेशन होगा, दैट्स व्हाई इसमें कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस सेटअप होगा, थर्मल स्ट्रेस सेटअप होगा, ठीक है। और A को आप ऑब्जर्व करोगे, A की लेंथ जितनी बढ़ सकती थी उससे कुछ ज्यादा उसको बढ़ा करके फाइनल इक्विलिब्रियम में लाया गया, उसमें एक्सटेंशन किया गया है एक्स्ट्रा, सो इसके कारण उसमें थर्मल जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल इन नेचर होगा, ठीक है। साफ साफ आप देख सकते हैं। यहां अब बोलेंगे कि इसमें हम लोग जो स्ट्रेस की बात करें वो सिर्फ इसके कारण क्यों कर रहे हैं, तो वापस आप रिकॉल कीजिए जो थर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन है दैट इज द रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जितना हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसी के कारण वहां पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये इसका फ्री एक्सपेंशन था, इसमें इतना रिस्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है, दैट्स व्हाई उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इतने कॉन्ट्रैक्शन के कारण। सिमिलरली इतना उसका फ्री एक्सपेंशन था, A टू B उसका फ्री एक्सपेंशन होता, A टू B के बीच में वहां पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, लेकिन मैंने उसको और एक्स्ट्रा खींच दिया। A टू B जो है दैट इज फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन के केस में कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन जब मैं B से ज्यादा उसको C तक लेके जाऊंगा तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर सेटअप हो जाएगा, दैट्स व्हाई A में टेंसाइल
थर्मल स्ट्रेस सेटअप होगा। तो हमने देखा कि ए में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, बी में कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। अब ये स्ट्रेस आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई लोड भी यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली होगा यहाँ पर ऐसे, आप इस सिचुएशन को इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बी को कंप्रेस किया है तो बी पर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा P, एंड सिमिलरली सेम मैग्नीट्यूड का टेंसाइल फोर्स ए पे लग रहा होगा, ठीक है। तो ए पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज P। नाउ अब यहां पर आप इस डायग्राम को एक सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं तो आप ऐसा देख पा रहे होंगे, ये ए मटेरियल है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। इस पे लग रहा है कंप्रेसिव एंड इस पे लग रहा है टेंसाइल। अब यहां पर बुक्स में सेम रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपके सामने रखी ऐसे आपको मिलेगी, लेकिन इस पे आपको एक डाउट हो सकता है कि आप सोचोगे कि यहाँ P प्लस P 2P हो रहा है एंड देन यहाँ पर सिर्फ P है तो ये तो इम्बैलेंस हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। आप देख सकते हैं कि जो दो मेंबर्स हैं यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो ये जो P है ये A मेंबर में लगने वाला फोर्स है, क्योंकि B को A और B के बीच में सैंडविच किया गया है तो टोटल आप बोल सकते हो A जो है उसमें टोटल यहाँ पर P फोर्स लग रहा है। लेट अस से कि A का अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया क्वेश्चन में गिवन हो A, ठीक है, A जो है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, टोटल यहाँ पर 2 बार है A, तो टोटल क्रॉस सेक्शन या फिर टोटल मटेरियल का जो एरिया है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A। ये यहाँ पर एरिया ऑफ A है या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A है यहाँ पर, ठीक है। इस एरिया में आपका फोर्स लग रहा है P, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर P और P दो जगह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको आगे इस पे डाउट नहीं होगा। तो बेसिकली जितना पुश फोर्स आप देख सकते हो P जो है दैट इज अ काइंड ऑफ पुश ऑन B एंड दिस इज अ काइंड ऑफ पुल ऑन A। सो बेसिकली पुश ऑन B इज इक्वल टू पुल ऑन A, या आप कह सकते हो इसका दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो दैट द कंप्रेसिव फोर्स ऑन B इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स ऑन A। इसको अगर किसी डेली लाइफ के एग्जांपल से समझना चाहो तो एक कॉमन सा एग्जांपल है बहुत, जैसे कि आप देखते होगे अगर मैं किसी गाय की बात करूं, यहाँ पर दो यहाँ काउस ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों को अगर आप एक रस्सी से बांध दो, या फिर आप दूसरा को एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप देखते हैं जैसे गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो जाता है, हम गाड़ियों को टो करके लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल वही कंसेप्ट यहाँ पर है। जैसे आपके पास एक यहाँ पर कोई टो करने वाली गाड़ी है जिसमें इसको मैंने रोप से कनेक्ट कर दिया, दिस इज अ रोप, ठीक है। ये गाड़ी बंद है, ये गाड़ी चालू है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में ये जो गाड़ी है जिसको मैं आगे की तरफ खींच रहा हूं, ठीक, तो ये जब गाड़ी आगे बढ़ रही होगी तो इसको आगे की तरफ पुल फोर्स फील हो रहा होगा, इसको टेंसाइल फोर्स फील हो रहा होगा। एट द सेम टाइम जो ये गाड़ी है इसको लग रहा होगा कि ये वाली जो गाड़ी है दैट इज व्हीकल नंबर 2 वो उसको पीछे की तरफ खींच रही है, यानी कि जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको फील होगा कि जिसकी स्पीड कम है वो उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। एट द सेम टाइम जिसकी स्पीड कम है दैट इज नंबर 2 उसको लग रहा होगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वो उसको आगे की तरफ खींच रहा है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ है। तो जिसका इलोंगेशन ज्यादा हो रहा होगा उसको लग रहा होगा कि जिसका इलोंगेशन कम हो रहा है वो उसे पीछे की तरफ खींच रहा है, और जिसका इलोंगेशन कम हो रहा है उसको ये फील होगा कि जिसका इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है वो मटेरियल इसको आगे की तरफ खींच रहा है। तो हमेशा जिसका इलोंगेशन कम होगा यानी कि जिसका अल्फा का वैल्यू कम होगा उसको हमेशा आगे की तरफ यानी कि पुल फोर्स फील होगा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा यानी कि जिसकी इलोंगेशन ज्यादा होगी उसको हमेशा पीछे की तरफ फोर्स फील होगा यानी कि उसको पुश फील होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। नाउ इस फोर्स के कारण ही ये थर्मल स्ट्रेसेस सेटअप हुए हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू P बाई A, वेयर P इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स विच इज इक्वल टू द अप्लाइड लोड एंड दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये क्योंकि ये जो लोड जो सेटअप हुआ है, जो रेजिस्टिंग फोर्स या फोर्स कह लूं मैं सेटअप हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज, सो दिस विल बी द थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो यहां से लिख सकता हूं P की वैल्यू सिग्मा A इंटू AA इज इक्वल टू सिग्मा B AB, ठीक है। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज, सो यहां पर मैं सबस्क्रिप्ट T यूज कर लेता हूं। तो इस इक्वेशन का यूज करके मैं जो दोनों में इंड्यूस होने वाले स्ट्रेसेस है
उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो एरिया है ए का दैट इज 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी एक का आपको एरिया दे दिया है, ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में दोनों जो मेंबर ए है उसका एरिया आपको मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको एरिया लेटर से 10 mm² दे दिया होगा, तो जो ए की वैल्यू होगी वो यहां पर आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने में मिलेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया हो जाएगा 20, तो वो वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी होगी। ठीक है, सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ ए एंड दिस इज द टोटल एरिया ऑफ बी। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करके आप लोग दोनों में जो स्ट्रेस सेटअप होने वाला है उसके बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ना अभी तो सिर्फ रिलेशनशिप ड्रॉ हुआ है, तो यहां पर 2 अननोन है, सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकलेगा? नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे हम लोग यहां पर डिफॉर्मेशन के क्राइटेरिया से। ठीक है, डिफॉर्मेशन के क्राइटेरिया कैसे यूज करेंगे देखिए, इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक, जो कंप्रेसिव स्ट्रेन यहां पर थर्मल स्ट्रेन जनरेट हुआ है, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन, ये हुआ है किसमें? ये हुआ है बी में। सो कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन इन बी, दिस इज एप्सिलॉन बी। मैं इसको एप्सिलॉन बी से डिनोट कर रहा हूं। तो ये कितना है, ये कंप्रेशन कितना हुआ उसमें? ये हुआ है आपका CD। CD वाली जो लेंथ है उसको मैंने यहां पर कंप्रेस किया है, तो CD बाई द ओरिजिनल लेंथ दैट इज L, दिस विल बी द थर्मल स्ट्रेन, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन। नाउ CD को मैं लिख सकता हूं, CD को मैं यहां पर लिख सकता हूं AD माइनस AC, AD माइनस AC अपॉन L। अब देखिए AD जो है वो जो लेंथ है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, AD जो है इतना एक्सपांशन, इतना चेंज इन लेंथ B में भी हुआ है और इतना चेंज इन लेंथ A में भी हुआ है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो लिखूंगा AD बाई L माइनस AC बाई L। सो AC जो है दैट इज द कॉमन चेंज इन लेंथ, दोनों में कॉमन है, तो AC बाई L को मैं बोलूंगा कॉमन स्ट्रेन, जिसको मैं एप्सिलॉन से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, नाउ AD की बात करूं, A टू D जो मेंबर B है उसके लिए A टू D जो है ये लेंथ दैट इज द फ्री एक्सपेंशन ऑफ B। सो AD इक्वल टू दिस दैट इज अल्फा B del T into L, दिस इज द फ्री एक्सपेंशन। सो ये हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन के इक्वल, सो एप्सिलॉन B कैन बी रिटन एज अल्फा B del T into L by L माइनस कॉमन स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन, L से L कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन B आ रहा है अल्फा B del T माइनस एप्सिलॉन दैट इज कॉमन स्ट्रेन। सो यहां पर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू मिल गई। आप देख सकते हैं अब जो मेंबर बी है उसमें एक्सटेंशन हुआ है, सो टेंसाइल स्ट्रेन इन ए ये निकाल सकता हूं मैं, दैट इज एप्सिलॉन ए। ठीक है, सो जितना लेंथ मैंने एक्सटेंड किया है बाई अप्लाइंग अ लोड P, ये जो P लोड जो प्रोड्यूस हुआ है इसमें उसके कारण जो स्ट्रेन आएगा वो होगा B टू C के लिए। ठीक है, स्ट्रेन के लिए B टू C के लिए देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा BC डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। नाउ BC को मैं लिख सकता हूं यहां पर AC माइनस AB बाई L। ये जो BC है B टू C, दिस इज C लेवल C, तो BC को लिख सकता हूं AC ये पूरा लेंथ माइनस AB दिस लेंथ। ठीक है, तो अब इसको और आगे लिख सकता हूं, तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा AC बाई L माइनस AB बाई L। एंड AC बाई L जो है दैट इज दी कॉमन स्ट्रेन, ये कॉमन स्ट्रेन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस AB बाई L। AB जो है AB दैट इज दी फ्री एक्सपांशन, पहले मैंने बता चुका है ये जो A टू B एक्सपांशन था वो मटेरियल A का फ्री एक्सपांशन है। सो फ्री एक्सपांशन डेल LT A इज अल्फा A del T into L। तो AB जो है वो मेंबर A का फ्री एक्सपांशन है और वैल्यू है इसकी अल्फा A del T into L बाई A, L टू L कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन A आ गया हमारा एप्सिलॉन माइनस अल्फा A del T। ठीक है, सो जो पहले आया है एप्सिलॉन B इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन B
इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा ए into del t. So this is the compatibility equation for the members in parallel. ठीक है, तो ये जो पहला इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, दैट इज पुश ऑन बी इज इक्वल टू पुल ऑन ए. इसको यूज करके हम लोग दोनों स्ट्रेसेस में वैल्यू में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं. देन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करके ये वाला फॉर्म हम ले आते हैं. दिस इज योर सेकेंड पोर्शन. ठीक है, नाउ ये स्ट्रेन है. स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूं ई ए एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए बाई ई. ठीक है, देन एप्सिलॉन बी को लिख सकता हूं यूजिंग हुक्स लॉ यहां पर, दैट इज सिग्मा बी बाई ई बी. दिस इज ई ए, दिस इज ई बी. सो एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई ई ए, एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई ई बी. वैल्यूज यहां पुट करता हूं, हो जाएगा सिग्मा ए बाई ई ए प्लस सिग्मा बी बाई ई बी इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा ए इंटू डेल टी. ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये इक्वेशन यूज किया है और ये जो इक्वेशन है दिस इज बेसिकली आउटकम ऑफ हुक्स लॉ. ठीक है, हुक्स लॉ. तो ये यहां पर इसलिए फॉलो होगा क्योंकि यहां फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यहां पर लोड एक्सर्ट हो रहा होगा, दैट्स व्हाई स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस तरह से हुक्स लॉ यूज करके स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट कर दिया और यहां पर मैंने स्ट्रेस के टर्म्स पे इस इक्वेशन को लिख दिया. सो दोनों इक्वेशन मुझे अब स्ट्रेस के टर्म में मिल गया. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर और लेट अस से ए, दिस इज इक्वेशन नंबर बी. इक्वेशन नंबर ए एंड बी को यूज करते हुए मैं सिग्मा ए एंड सिग्मा बी को फाइंड आउट कर सकता हूं. तो इस तरह से मैं मेंबर्स इन पैरेलल के सारे प्रॉब्लम्स को यूजिंग दिस काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज कर पाऊंगा. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं. अगर आप यहां पर ऐसा ले लो कि मेंबर नंबर ए का जो अल्फा है वो बड़ा है बी से, यानी कि अगर आप चाहो अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, तब क्या होगा? अगर अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस ये वाला जो टर्म है ये रिवर्स हो जाएगा. यानी कि इफ अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, इक्वेशन सेम बनेगा, बस राइट हैंड साइड में चेंजेस आएंगे. सिग्मा ए अपॉन ई ए प्लस सिग्मा बी अपॉन ई बी इज इक्वल टू मिलेगा. अब यहाँ अल्फा बी माइनस अल्फा ए है, ये रिवर्स होके हो जाएगा अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू डेल टी. तो ये हमको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मिलेगा अगर अल्फा ए बड़ा होगा अल्फा बी से तब. ठीक है, नाउ यहाँ पर मैंने जो केस लिया है, यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग प्लेट्स को जिनमें से दो के मटेरियल सेम और तीसरा आपका डिफरेंट है, इसको सैंडविच किया था. सेम क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं कॉन्सेंट्रिक ट्यूब के लिए भी, उसमें भी सेम कंसेप्ट रहेगा. ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, सिर्फ मेंबर इन पैरेलल के लिए वैलिड है. मेंबर इन पैरेलल किसी भी तरीके से अरेंज हो, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब हो, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट हो, बाई मेटालिक स्ट्रिप हो, यानी कि सिर्फ दो मेंबर हो. यहाँ आप देख सकते हो कि तीन मेंबर्स हैं, यहाँ पर दो सेम मटेरियल के एक डिफरेंट मटेरियल का है. अगर यहाँ सिर्फ दो मटेरियल होंगे यानी कि ए और बी बस होगा, ठीक है, कोई भी मटेरियल को आपस में सैंडविच नहीं किया जाएगा, उसको बोलेंगे बाई मेटालिक स्ट्रिप. तो बाई मेटालिक स्ट्रिप के केस में भी सेम कंसेप्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, सेम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो आई होप आपका जो कंसेप्ट है थर्मल स्ट्रेसेस में वो इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ उसमें मैंने कंट्रीब्यूशन किया होगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो से. ओके, तो यहाँ पर ये जो थर्मल स्ट्रेसेस का टॉपिक है ये खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स. तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी. अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसे ज़रूर शेयर कीजिए. अगर आप हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू.